कि आज तक देश में जितने भी दंगे हुए सबके पीछे भारतीय जनता पार्टी थी। फर्क केवल इतना है कि आज वो सरकार में है, तो दूसरे दल के लोग तो चूंकि कभी दंगा कराए नहीं, तो शांत बैठ करके अपने आने वाले वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ही के दंगा कराने में जुट गई कि कुछ करो, नहीं ये तो जान जाएंगे लोग। तो निश्चित रूप से दंगे से कुछ होने वाला नहीं है। हम गांव के अंदर अभी दीपावली होगी, सभी लोग हिंदू मुसलमान मिलकर त्यौहार मनाते हैं, इतना आपसी भाईचारा है, इसको भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करना चाहती है। देखिए हमारे बगल में उस्मानी भाई बैठे हैं, मोहम्मद उस्मानी हैं, हम लोगों की पार्टी के नेता हैं। हम सब लोग एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं। देखिए घर पे बैठे हैं, एक समान व्यवहार है। ये तो भारतीय जनता पार्टी इसको ख़त्म कराना चाहती है, जिसको इस देश के लोग, चूँकि आज देश के अंदर जो मुसलमान हैं उनका बहुत योगदान है, हर रूप में योगदान है, किसी के भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सब हमारे भाई हैं, हमारे परिवार हैं, हम इस देश के मूल नागरिक हैं। हम सबको मिलकर रहना है और जो देश को बांटना चाहते हैं उनको ख़त्म करना है, यही हम लोगों का ध्येय है और इसको करके दिखाया जाएगा। नमस्कार, जोहार जमुलवासी, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम इलाहाबाद में हैं और हमारे साथ हैं मेजा विधानसभा के विधायक माननीय संदीप पटेल जी। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एज ए रिप्रेजेंटेटिव मेरा पहला सवाल होगा कि कुछ चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि मौजूदा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को सांसदों का समर्थन तो प्राप्त है मगर जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। क्या भी होंगे सर इस पे आपके? अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा कि उत्तर प्रदेश नहीं देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रोक करके ये साबित कर दिया कि जनमत नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है, जनमत विपक्ष के पास है। वो अलग बात है कि उन्होंने कई ऐसे दलों को मिला लिया जो उनकी विचारधारा के नहीं थे, लेकिन डर बस, ईडी के डर बस, सीबीआई के डर बस, तमाम दल ऐसे हैं जो उनके पीछे चलने को मजबूर हैं और उन्हीं के बदौलत आज उत्तर प्रदेश के अंदर वो सरकार चला रहे हैं। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बहुमत में तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है, बहुमत में तो विपक्ष है। और निश्चित रूप से जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को नकार चुकी है। कारण उसका है कि आपने लगातार निरंतर देश के साथ धोखा किया, गरीब के साथ धोखा किया। आपने बड़े मंचों से, खुले मंचों से वादा किया 2 करोड़ नौकरी देने का और आपने वो नौकरियां ही आप छीन ली। आपने 15 लाख रुपया देने के लिए कहा और आपने महंगाई उस चरम पर ले आ दिया कि लोगों के जेब से पैसा आपने छीन लिया। तो आपने जो, इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, और मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं कि आरएसएस की जो नीतियां हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक चतुराई से लागू करना चाहती है, उसकी पूरी मंशा है कि देश गरीब हो और गुलाम हो। और गरीब बनाने का सबसे अच्छा रास्ता उनके पास यही है कि सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जाए, शिक्षा महंगी हो जाए। और गरीब बनाने का सबसे अच्छा रास्ता है कि नौकरी ख़त्म हो जाएगी, लोग गरीब हो जाएंगे। तो अशिक्षा और गरीब, ये दोनों उनकी नीयत है, उसी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ओके सर, एक सवाल महत्वपूर्ण है कि अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विधानसभा में उन्होंने बोला कि हमारा ईवीएम पर पहले भी भरोसा नहीं था, अभी भी भरोसा नहीं है। तो जो ये चुनाव होने वाले हैं सर, अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं, फिर उसके बाद चुनाव होंगे, तो पार्टी की नीतियाँ क्या होंगी सर ईवीएम को लेकर के? देखिए, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निश्चित रूप से विस्तार से सोचा होगा, तब उन्होंने ये बात आम जनता और देश के सामने रखा। ये सही है कि अगर ईवीएम की जगह मतदान बैलेट पेपर से हो जाए तो जो मेरे जीत के अंतराल 2000 होते हैं वो 20,000 हो जाएंगे। जो हमारी जीत के हारने का कारण है 1500 का, वो सारी सीटें जीत में परिवर्तित हो जाएंगी। क्योंकि जब पूरे देश की जनता ने तय कर लिया और ख़ास तौर से इस देश के बहुसंख्यक समाज ने, पीडीए समाज ने ये निर्णय ले लिया है कि अब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही देश का भला होगा और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही प्रदेश और देश का विकास होगा, तो निश्चित रूप से हम पीडीए के लोग बहुसंख्यक हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हमारी वोट ज़्यादा है
हमारी सीटें ज़्यादा होंगी। लेकिन ईवीएम एक उनके पास माध्यम मिला है जिसकी वजह से भी हमको वो रोकने का प्रयास करते हैं। सर एक सवाल और होगा आपसे कि जाति आधारित जनगणना जिसका राहुल गांधी जी ने भी प्रचार किया था अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और जाति आधारित जनगणना के मुद्दे भी संसद और विधानसभा में उठते रहे हैं, तो इस जाति आधारित जनगणना को लेकर के क्या नीतियां हैं सर अपने पास? आपने ये बात गौर किया होगा कि समय समय पर सबसे पहले अगर देश की ज़रूरत के मुद्दों को किसी ने उठाया तो समाजवादियों ने उठाया, समाजवादी सोच के लोगों ने उठाया। ये सही है कि आज उस विचारधारा का स्वागत आज देश के तमाम राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं। कारण क्या है कि जो भी इस विचारधारा को पसंद करते हैं, जो भी इस देश के अंदर समतामूलक चाहते हैं, जो छुआछूत खत्म करना चाहते हैं, वो सारे राजनीतिक दल जाति जनगणना के पक्ष में हैं। और जाति जनगणना से बड़ा मुद्दा आज देश के सामने कोई नहीं है। और जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि देश के अंदर जो गैर बराबरी है, जो तमाम सवालों को लेकर के आपस में मत भिन्नता, मन भिन्नता है, उस तमाम चीज़ों में रुकावट होगी और निश्चित रूप से समाज के अंदर की खाई पटेगी। इसलिए जाति जनगणना बहुत ही आवश्यक है। एक सवाल ये है कि सर सुप्रीम कोर्ट जब भी इस तरीके का मामला आता है रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में लोग लेके चले जाते हैं। अभी जैसे पहले तो ओबीसी पे क्रीमी लेयर का मुद्दा लेबल लगाया गया, बाउंडेशन लगाया गया, फिर उसके बाद SC ST पे बाउंडेशन लगाया गया। इसको लेकर के क्या व्यू देंगे सर आप? आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे तमाम महापुरुषों ने इस बात की चिंता बहुत लंबे समय पहले जाहिर किया था कि पहले आपको गांव में लड़ना पड़ेगा, फिर आपको सड़क पर लड़ना पड़ेगा, और एक तो वक्त ऐसा आएगा कि आपको अदालतों से भी लड़ना पड़ेगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे महापुरुषों ने बहुत पहले इस बात की कल्पना की थी और आज वो सामने दिखाई पड़ रहा है। निश्चित रूप से जब संविधान लागू हुआ या समय समय पर जब श्रद्धेय नेताजी मान्यवर कांशीराम साहब या जो महापुरुषों ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो उन कठिनाइयों को जिस रूप में उन्होंने अध्ययन किया, तो उसको उन्होंने बहुत पहले समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया था कि एक वक्त आएगा कि आपको पूरी तरह से इन सब चीज़ों को पाने में अदालतों का भी सामना करना पड़ेगा, और आज वही चीज़ दिखाई पड़ रहा है। सर एक अंतिम सवाल आपसे होगा कि देश में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके जो मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं तमाम दंगे के माध्यम से, और अभी ये विधानसभा के चुनाव भी हैं, उपचुनाव भी हैं, जब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विकास उन्होंने किया ही नहीं है, गांव के लोगों को भटकाना है, मुख्य मुद्दे से भटकाना है, तो रास्ता क्या है उनके पास? अब वो बता तो सकते नहीं कि हमने 2 करोड़ नौकरी दिया, वो बता सकते नहीं कि हमने 15 लाख रुपया दिया, वो बता सकते नहीं है कि हमने लोगों को सम्मान दिया, वो बता सकते नहीं है कि हमने संविधान को कौन सी ताकत दे दिया, वो ये भी नहीं बता सकते हैं कि आरक्षण को हमने ख़त्म करने के लिए सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी। तो उनके पास रास्ता क्या है दंगा कराने के अलावा? लेकिन गाँव का आदमी, गरीब, जिसको रोज़गार चाहिए, वो पूरी तरह से इनको जान चुका है। किसी भी घटना को आप उठा कर देख लो। अभी आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपने दल पर आरोप लगा दिया कि हमारे दल के लोगों ने ही दंगा कराया। अब तो धीरे धीरे इनकी कलाई खुल रही है ना। ये सही है कि आज तक देश में जितने भी दंगे हुए, सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी थी। फ़र्क केवल इतना है कि आज वो सरकार में है, तो दूसरे दल के लोग तो चूँकि कभी दंगा कराए नहीं, तो शांत बैठ करके अपने आने वाले वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ही के दंगा कराने में जुट गई कि कुछ करो, नहीं ये तो जान जाएंगे लोग। तो निश्चित रूप से दंगे से कुछ होने वाला नहीं है। हम गांव के अंदर, अभी दीपावली होगी, सभी लोग हिंदू मुसलमान मिलकर त्यौहार मनाते हैं, इतना आपसी भाईचारा है, इसको भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करना चाहती है। देखिए हमारे बगल में उस्मानी भाई बैठे हैं, मोहम्मद उस्मानी हैं, हम लोगों की पार्टी के नेता हैं। हम सब लोग एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं। देखिए घर पे बैठे हैं, एक समान व्यवहार है। ये तो भारतीय जनता पार्टी इसको ख़त्म कराना चाहती है, जिसको इस देश के लोग, चूँकि आज देश के अंदर जो मुसलमान हैं उनका बहुत योगदान है, हर रूप में योगदान है, किसी के भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सब हमारे भाई हैं, हमारे परिवार हैं, हम इस देश के मूल नागरिक हैं। हम सबको मिल के रहना है और जो देश को बांटना चाहते हैं उनको ख़त्म करना है। यही हम लोगों का ध्येय है और इसको करके दिखाया जाएगा। सर उपचुनाव के मद्देनज़र हमारे माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज फूलपुर की जनता ने तय कर लिया है कि चूँकि ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, 27 में
उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने का चुनाव है, माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है और रोज़गार लेने का चुनाव है। और आने वाले जो हमारे नौजवान हैं जो निरंतर कई सालों से पढ़ कर के ओवर एज होते जा रहे हैं, उनको नौकरी दिलाने का चुनाव है, शिक्षा मित्रों को सम्मान दिलाने का चुनाव है। जो हमारे कर्मचारी साथी हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, जो पेंशन पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं, उनको सम्मान दिलाने का चुनाव है। ये कई मुद्दों से जुड़ा हुआ चुनाव, महंगाई ख़त्म करने का चुनाव है। इसलिए फूलपुर के लोग इस बार परिवर्तन के लिए वोट डालेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हम तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 10 के, आप सोचिए कि अयोध्या के लोगों ने इतिहास बदल दिया तो इन्होंने मिल्कीपुर का चुनाव नहीं कराया है। अभी देखिएगा गाजियाबाद का चुनाव इस बार इतिहास हम बदल देंगे। इन्होंने मिल्कीपुर का चुनाव तो रोक लिया, लेकिन इसी तर्ज पर हम गाजियाबाद का इतिहास बदल देंगे और हम उत्तर प्रदेश की 9 की 9 सीट जीत करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति में ये तय हो जाएगा कि अब वही देश में राजनीति करेगा, प्रदेश में करेगा जिसके साथ अखिलेश यादव जी होंगे। और अखिलेश यादव जी के सम्मान में फूलपुर की जनता 13 तारीख को साइकिल की बटन दबा करके मुस्तफ़ा जी को जिता करके आदरणीय अखिलेश जी को हाथों को मजबूत करेगी और परिवर्तन के रास्ते को आगे बढ़ाएगी और परिवर्तन के लिए तैयारी करेगी। इसी के लिए मैं यही अपील करूंगा कि फूलपुर के लोग बड़े पैमाने पर निकल करके, हाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारी जनता तैयार है। और इस बार हम अपने लोगों से निवेदन करेंगे कि बूथ को ताकें और इतनी ताकत से वोट डाल दें कि इनकी ईवीएम भी फेल हो जाए और इनकी ईवीएम भी कुछ ना कर पाए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपसे मेजा विधानसभा के विधायक माननीय संदीप पटेल जी। तो जनप्रतिनिधियों के व्यूज़ से, जनप्रतिनिधियों की राय से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।